मेरा नाम है देवेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो हम आज की वीडियो में बात करेंगे हमारी कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के बारे में, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो आज की वीडियो में हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स को समझेंगे, उसमें से दो मेथड जो इम्पोर्टेंट है उनको समझेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। तो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स में बेसिकली हमारे दो मेथड्स होते हैं, ठीक है। दो टाइप के मेथड्स होते हैं। एक होता है हमारा ट्रेडिशनल मेथड्स जिसमें एक चीज़ को इग्नोर करा जाता है, और दूसरा होता है हमारा मॉडर्न मेथड्स या मॉडर्न टेक्निक्स, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड में वो एक चीज़ को इग्नोर करा जाता है, वो होती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसको हम नॉन डिस्काउंटेड वैल्यू मेथड बोलते हैं, नॉन डिस्काउंटेड मेथड्स। इसमें आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करा जाता है। टाइम वैल्यू मनी होती है जो कि आपकी जो पैसों की वैल्यू है वो आपकी डिस्काउंट हो जाएगी, कम होती रहती है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा उसके हिसाब से। बट इसमें वो इग्नोर करा जाता है। इसमें हमारे दो टेक्निक्स होती है। एक होता है हमारा पेबैक पीरियड मेथड, और दूसरा होता है हमारा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। दोनों ही मेथड काफ़ी पूछे जाते हैं आपके सामने। और मॉडर्न जो मेथड्स है इसको हम डिस्काउंटेड फैक्टर्स या डिस्काउंटेड मेथड्स ही बोल सकते हैं। इसमें हमारे तीन मेथड्स आते हैं। पहला होता है हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, NPV शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, जो कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी निकालने में मदद करता है। और लास्ट होता है हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR। तो ये कुल मिला के 5 मेथड्स हैं हमारे, जिसमें हम आज की वीडियो में पेबैक पीरियड और एवरेज रिटर्न को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये टेक्निक्स, ये दोनों मेथड्स बेसिकली क्या होते हैं और प्रैक्टिकली समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे इन दोनों का। तो चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। तो अब हम समझते हैं हमारा पहला मेथड, जिसको नाम है पेबैक पीरियड मेथड। पेबैक पीरियड मेथड ये कहता है कि जो हमने स्टार्टिंग में जो पैसा लगाया वो पैसा कितने टाइम के बाद मेरे को रिकवर हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड पे बैक। मैंने पैसा लगाया वो वापसी कब तक आएगा, दैट इज़ कॉल्ड पे बैक। तो इसको निकालने के दो तरीके हैं। अगर हमारा सबसे पहले व्हेन कैश फ्लोस, ठीक है, व्हेन कैश इनफ्लोस, जो इनफ्लो हमारा होने वाला है वो इक्वल इन ऑल द ईयर्स। जब हमें पता है कि कैश इनफ्लो हमारा इक्वल्स है, यानी कि हर सालाना इक्वल होने वाला है, तब हमारा फॉर्मूला होता है पेबैक पीरियड निकालने का। वो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि आपको क्या करना है, आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेनी है जो आपने स्टार्टिंग में पैसा लगाया था। हम इसमें एज्यूम करके चलते हैं कि हम एक ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्टार्टिंग में, हम इसको एज्यूम ये करके चलते हैं, हम एक ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय आपने लेना है एनुअल कैश इनफ्लो, कि जो आप कैश इनफ्लो कमाने वाले हो वो कितना होने वाला है सालाना, क्योंकि हमने क्या मान के चला कि कैश इनफ्लो सालाना इक्वल होने वाला है, इसलिए हम इसको एनुअल कैश इनफ्लो से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हो कि 1 लाख में मैंने स्टार्टिंग पहले साल लगाया, ठीक है। इसको पहले साल हमने हमने 1 लाख में लगाए। ये पहला साल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, 0 ईयर से, अभी 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर मेरे को पहले साल मेरे को एज्यूम करके चला कि 10,000 रुपये आएंगे, फिर 10,000 रुपये आएंगे, फिर 10,000 रुपये आएंगे। दैट मीन्स मुझे हर सालाना 10,000 रुपये आने वाले हैं। इसका मतलब मैंने लगाए कितने थे, 1 लाख रुपये, तो उसको मैं ऊपर लिखूँगा, और आएगा मुझे कितना हर सालाना 10,000 रुपये। दैट मीन्स मुझे 10 सालों में ये रिकवर हो जाएगा पैसा। जो भी आपको निकालना है कितने साल में रिकवर होगा, आपको नीचे लिखना पड़ेगा कि कितने साल में मैं कितने साल में कितने रुपए कमाऊँगा। और जब यहाँ पर नीचे लिखूँगा कि 10,000 रुपये मैं 1 साल में कमाऊँगा, तो जब डिवाइड होएगा तो आपको निकल जाएगा कि कितने सालों में आप 1 लाख कमा लोगे, दैट मीन्स 10 साल, ठीक है। लेकिन जब हमारा कैश इनफ्लो इक्वल नहीं होता है, व्हेन कैश इनफ्लोज आर नॉट इक्वल,
तब क्या करते हैं, तब हम क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, इधर मैं अगर मान लेता हूँ कैश इनफ्लो इक्वल नहीं है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, तब हमें क्या करना होगा, हमें क्यूमुलेटिव फिगर लेनी पड़ेगी इसकी। तो हम क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो लेंगे। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि एडिशन करते जाएंगे पिछले सालों का, कि पहले साल मेरे को कैश इनफ्लो हुआ नहीं, ये पहले साल है ही नहीं, पहले मतलब जीरो है, ये पहले साल में वो कितना हुआ, 10,000 रुपये हुआ, पिछले साल कोई था ही नहीं तो मैं ऐड करूँगा नहीं। फिर सेकेंड ईयर में मुझे 20,000 रुपये हुआ, लेकिन जो पिछले साल 10, हम पिछले साल वाला इसको ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पर जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30,000, कि मैंने टोटल सेकेंड ईयर में 30,000 रुपीज़ कमा लिया पहले साल को मिला के। फिर मैंने 30,000 रुपीज़ कमाए, पिछले साल वाला ऐड कर दो, कितना हो गया, 50,000, मतलब दैट मीन्स मैंने टोटल 50,000 कमा लिया। फिर मैंने 40,000 कमाए, लेकिन पिछले साल मैंने कितने कमाए थे, मैंने 30,000 रुपये कमाए थे, राइट। बट आप ध्यान से समझना है, देखो ये 30 और 30 60 हैगा यहाँ पर, सॉरी क्यों 60 हैगा, ध्यान से मेरी बात समझो। इसलिए आएगा बिकॉज मैंने अभी तक कितने कमा लिए हैं, मेरे क्यूमुलेटिव ये बताता है कि 3 सालों तक, 2 सालों तक मैं 30,000 कमा चुका होता, तो लेकिन अगले साल 30,000 कमाए तो टोटल 60,000 कमा चुका 3 सालों तक। फिर 60,000 में कमा चुका 3 सालों में, लेकिन चौथे साल 40,000 कमाए तो 1 लाख कमा लिए मैंने। फिर मैंने 50,000 कमाए, टोटल मिला के 1.5 लाख कमा लिए, यानी कि 5 सालों तक मैं 1.5 लाख तक पहुंच चुका हूँ। तो हमें बस अब यहाँ पर ये देखना होगा बिना फॉर्मूले के कि मैं 1 लाख जो मैंने लगाए थे उसके कितना करीब कहाँ पर पहुँचा हूँ। और आप यहाँ पर दे सकते हो साफ साफ कि मैं 1 लाख रुपये चौथे साल कमा लूँगा, पूरे के पूरे एग्जैक्ट ईयर आ गया, चौथे साल में 1 लाख रुपये मैं कमा लूँगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, पे बैक पीरियड, बस आपको सिंपली ऐसे करना होगा, 4 ईयर्स इज़ योर राइट आंसर, बिना फॉर्मूले के आपको करना है। लेकिन जब ये एग्जैक्ट फिगर ना निकले तब क्या करना है, तब आपको ध्यान समझना है। सपोज करते हैं कि यहाँ पर एग्जैक्ट फिगर नहीं निकल रही, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ये 30,000 है और ये 20,000 रुपये, दैट मीन्स ये 60 और 30 90,000 रुपये हो जाएगा, और 90 और 20 1,10,000 रुपये हो जाएगा। अब ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन आपको इतना जरूर पता है कि 4 सालों में मैं 90,000 तो कमा ही लूँगा, दैट मीन्स मैं 1 लाख के पास पहुँच गया हूँ। तो जो बचा है, जितने रुपए बचे हैं, अब आप उसको अलग से लिखो, कितने रुपये बचे हैं, 10,000 रुपये, यानी कि मेरे को 90,000 रुपये मैं कमा चुका हूँ, 1 लाख मुझे कमाने थे, 10,000 रुपये अभी रह गए, और 10,000 रुपये मैं कमाऊँगा चौथे साल, सॉरी 5वें साल, 5वें साल में 10,000 रुपये कमाऊँगा। दैट मीन्स ये मैं कहीं ना कहीं इनके बीच में, चौथे और 5वें के बीच में मेरा टोटल मिला के 1 लाख रुपये कमाऊँगा। तो दैट मीन्स जब मैं जितने रुपए मैं कमाने वाला हूँ 5वें साल 20,000 रुपये, उसी में ही वो 10,000 रुपये इंक्लूड है। तो दैट मीन्स मुझे 20,000 को डिवाइड करना होगा, कि 20,000 रुपये मैं पूरे साल में कमाऊँगा, और अगर मुझे उसमें देखना है कि मैं 10,000 रुपये उसमें कितने सालों में कमाऊँगा, उस साल 10,000 रुपये किस टाइम में कमाऊँगा, तो मुझे ऊपर 10,000 रखना होगा, और नीचे जितने साल में कमाऊँगा, जितने साल में पूरा कमाने वाला हूँ वो 20,000 रुपये नीचे रख दिए। तो आपके सामने आंसर आ जाएगा, ये 4 + 1/2, ये ईयर्स की फॉर्म में। जब भी नीचे ईयर्स की फॉर्म में रखोगे तो आंसर ईयर की फॉर्म में आएगा। अगर मुझे मंथ में कन्वर्ट करना है तो मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 × 6 = 12, दैट मीन्स 4 साल, एंड ये क्या है, 6 मंथ्स, 4 साल 6 मंथ मुझे लगेंगे। ठीक है, समझ में आ गया कि जब भी आपका सबसे पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट रखनी है, जब आपको हमेशा इनिशियल रखनी है, कैश इनफ्लो इक्वल है तो आपको सिंपली ये करना है। लेकिन अगर कैश इनफ्लो इक्वल नहीं है तो आपको क्यूमुलेटिव निकाल लेना है, और आपको देख लेना है कि मैं कितना पास पहुँच गया फिगर के। तो सबसे पहले तो वो कितना पास पहुँच गया वो आपने वो लिखना है, और जितना बच गया है वो आपने ऊपर लिखा, और जिसमें से आप निकालने वाले हो, क्योंकि 5वें साल में 10,000 रुपये कमाने वाला हूँ, तो 5वें साल को मैंने नीचे रखा कि 5वें साल तो मैं 20,000 रुपये कमाऊँगा। तो अगर 20,000 रुपये पूरे साल में कमाऊँगा तो मुझे ये देखना है कि 10,000 में कब कमाऊँगा। ऑब्वियस सी बात है, आधा साल लगेगा, क्योंकि जब 20,000 पूरे साल कमाने लगेंगे तो आधे साल में 10,000 कमाऊँगा। ये आप और लिए भी निकाल सकते थे, तो इस तरह से निकलता है। अब एक और चीज़ है यहाँ पर, कैश इनफ्लो कभी कभार आपको सीधी तरह से गिवन नहीं होगा। तो ये कैश इनफ्लो निकलता कैसे है अगर नहीं गिवन हो? ये कैश इनफ्लो हमेशा क्या होता है, कैश इनफ्लो हमेशा आपका नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट होगा, बट बिफोर डेप्रिसिएशन होगा। डेप्रिसिएशन इसमें माइनस नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये कैश वाला प्रॉफिट है और डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है।
अगर डेप्रिसिएशन ऐड हो रखा है तो कैसे हम निकालेंगे, बहुत सिंपल है। देखो जब भी हम कोई नेट प्रॉफिट निकालते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले नेट प्रॉफिट आता है, ठीक है, नेट प्रॉफिट सबसे पहले आता है। उसमें से सबसे पहले हम क्या करते हैं, या नेट प्रॉफिट के पहले हमेशा पहले प्रॉफिट आता है, सिंपल सी। फिर हम क्या करते हैं, जो भी हमारा एक्सपेंसेस होता है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं ना, फिर हमारे पे नेट प्रॉफिट आता है ना। फिर हमारे पास टैक्सेस को मैं माइनस करता हूँ, टैक्स जो देता हूँ, फिर टैक्स माइनस करता हूँ तो हमारे पे आ जाता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर मुझे अब ये डेप्रिसिएशन माइनस हो रखा है और मुझे अब ये वाले प्रॉफिट तक पहुंचना है, और मुझे गिवन कौन सा, सपोज करो प्रॉफिट ये वाला, तो मैं कैसे पहुंचूंगा, सबसे पहले मैं टैक्स ऐड करूंगा नेट प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए, उसके बाद मैं डेप्रिसिएशन ऐड करूंगा इस प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे कैश इनफ्लो निकालना है बिफोर डेप्रिसिएशन, मुझे क्या करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट अगर आफ्टर टैक्स वाला है तो मुझे सबसे पहले वो लेना है, फिर टैक्स ऐड कर देना है। जैसे कि आप देख रहे हो टैक्स सबसे लास्ट में ऐड माइनस करता हूँ, तो सबसे पहले टैक्स ऐड करना पड़ेगा, तो मैं पहुंच जाऊंगा नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन पे यहाँ पर। फिर मैं क्या करूँगा, डेप्रिसिएशन ऐड करूँगा, और तब जाके मुझे मिलेगा ये वाला नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। क्लियर हो गया। ये कभी कभार आपको निकालना पड़ सकता है, इस बात को ध्यान रखना है कि टैक्स माइनस होकर अगर आप देख के सबसे पहले टैक्स ऐड करो, उसके बाद फिर आप डेप्रिसिएशन ऐड करो। ऐसा नहीं है कि सीधा डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, और क्योंकि अगर टैक्स ऐड माइनस होकर दे रखा है तो ये आपको ध्यान रखना है, और यही चीज़ आपको समझनी है, और ये हमारा पेबैक पीरियड मेथड था। तो चलिए समझते हैं एवरेज रिटर्न मेथड। तो चलिए अब अगला हम मेथड समझते हैं, हमारा वो है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो चलिए इसको समझते हैं जरा कि होता क्या है। तो जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड होता है, ये कहता है कि हमें एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न निकालना है जो कि एवरेज है हमने जितना इन्वेस्टमेंट की थी और जो मैं कमा रहा हूँ, उनको एवरेज करो पहले, और ये देखो कि मैं ये जो कमाई कर रहा हूँ वो किस रेट के हिसाब से कर रहा हूँ। और जब भी रेट निकालना होता है तो क्या करना पड़ता है, आपको जो कमाई कर रहा हूँ उसे डिवाइड कर दो जितना मैंने पैसा लगाया था। जैसे मैंने 1 लाख में लगाए थे, तो अगर मैं कमा रहा हूँ 5 लाख रुपये, तो मैं क्या करूँगा, 5 लाख अपॉन 1 लाख करूँगा, जिससे मुझे समझ में आ जाएगा कि मैं कितना परसेंट कमा रहा हूँ, इंटू 100 करके, कि मैं 500% कमा रहा हूँ, ठीक है, या मैं पैसा लगा रहा हूँ तो मुझे 8% कमा रहा हूँ, तो कितना कमा रहा हूँ मुझे पता चल जाएगा। तो वो निकालने के लिए एवरेज रेट ऑफ, इसको हम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। बिकॉज अब मेरी बात ध्यान समझना, यहाँ पर जो हम कैश इनफ्लो कैश आउट बोलेंगे, ये कौन सा लेंगे, ये लेंगे नेट प्रॉफिट, ये कैश नहीं होगा, इसका ध्यान समझना, ये कैश नहीं होगा, ये कैश इनफ्लो मैंने लिखा हुआ है एग्जांपल के तौर पे, बट ये कैश नहीं होगा, ये क्या होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन। ये नेट प्रॉफिट वो जो टैक्स वाला आता है, डेप्रिसिएशन और टैक्स के बाद वाला जो प्रॉफिट होता है वो वाला आएगा, ये आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, ये वाला प्रॉफिट आएगा, क्योंकि इसमें नॉन कैश सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि हम अकाउंटिंग प्रॉफिट लेते हैं। इस बात को आपको ध्यान से समझना है, अकाउंटिंग प्रॉफिट लेंगे तो ये कैश मैंने लिखा हुआ है बट कैश नहीं आएगा, इसको आप कह सकते हो नेट प्रॉफिट, कितना मैं कमाऊंगा हर साल और मेरा कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है। ये एग्जाम्पल है सिर्फ, इसी को ध्यान समझना, लेकिन ये वाला आएगा। तो क्या करना होगा इसके अंदर, मुझे एवरेज प्रॉफिट लेना होगा, एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट निकालता कैसे है कि जितना मैंने प्रॉफिट कमाया उनको ऐड करो, कि 10, 20, 30, 60 और 40, 1 लाख, 1.5 लाख रुपये, तो टोटल में 1.5 लाख रुपये कमाया, और जितना नंबर ऑफ ईयर्स है उससे आप डिवाइड कर दो, क्योंकि 4 साल है, जीरो पहला साल जीरो है, वो साल नहीं है, उसमें मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, तो 1.5 लाख को जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा, ठीक है, 1.5 लाख अपॉन 4 लाख, तो मेरे पे आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट, कितना आ जाएगा, 37,500। फिर मुझे क्या करना है, एवरेज मैंने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी वो लेना है, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकाली जाती है, इसके 2 तरीके हैं। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट को समझ लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट मैंने आपको बता दिया कि कितने सालों का प्रॉफिट है, उसको डिवाइड कर देना है बस,
तो अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं। पहला तरीका, कभी कभार क्या होगा कि आपको पहले साल की वैल्यू दे रखी होगी और आखिरी साल की भी वैल्यू दे रखी होगी। आखिरी साल की जो वैल्यू होती है वो होती है स्क्रैप वैल्यू। जब भी आपको कोई भी आखिरी साल जब तक प्रोजेक्ट चलने वाला है उसकी वैल्यू दे रखी है तो उसको स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं या टर्मिनल वैल्यू। तो वो स्क्रैप वैल्यू दे रखी होगी कि ये रद्दी में कितने में जाएगी, स्क्रैप में कितना जाएगा। उस समय क्या करना है आपने, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी की थी या ओरिजिनल कॉस्ट क्या है उसकी, इसको ये बोल सकते हो, प्लस इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है अपॉन 2। जब भी आपको दो फिगर ऊपर ले रहे हो तो अपॉन 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू है, इसको माइनस नहीं कर देना स्क्रैप वैल्यू को, क्योंकि हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन नहीं निकाल रहे। डेप्रिसिएशन निकालने में माइनस करते हैं, ये डेप्रिसिएशन नहीं है। अगर मुझे यहाँ डेप्रिसिएशन निकालना हो और मेरे को लिख रहा है कि नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन आई है, तो मैं डेप्रिसिएशन पहले निकालूंगा, इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू करके कितने सालों की है 5 से डिवाइड कर दूंगा, है ना। ऐसा करने वाला वो डेप्रिसिएशन निकालने का करना है। मैं यहाँ पर बात करूँ एवरेज इन्वेस्टमेंट। ये आप समझो कि ये पहले साल की वैल्यू है, ये आखिरी साल की वैल्यू है। तो मुझे देखना है कि एवरेज कितनी वैल्यू होगी, इसलिए मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। लेकिन अगर स्क्रैप वैल्यू गिवन नहीं है, अगर ये स्क्रैप वैल्यू गिवन नहीं है, तब क्या करेंगे, तब आपको जितनी मैंने इन्वेस्टमेंट करी है उनको प्लस करेंगे। जितनी भी मैंने इन्वेस्टमेंट करी है, मैंने एक इन्वेस्टमेंट करी है तो उसको नंबर ऑफ ईयर से आपको डिवाइड कर देना है। सिंपल सी बात है कि भाई आप अगर मैंने सपोज करते हैं कि मैंने जितनी भी इन्वेस्टमेंट करी है और कितने सालों के लिए करी है, उस सालों से आपको डिवाइड कर देना है, वो आपकी एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। कि अगर मैंने 1 लाख पे खाली लगाया है तो कितने साल के लिए लगाया है उसको डिवाइड कर दो कि 1 2 3 4 5 कितने साल के लगाए, 1 2 3 4 5। मैंने 5 सालों के लिए पैसा लगाया है तो 5 सालों से, ये सॉरी यहाँ पर गलती हो गई थी, 5 से डिवाइड होगा क्योंकि मैंने 5 सालों का लगाया था, ठीक है। तो 30,000 का आ जाएगा, ये 5 साल के लगाया था। ऐसे ही ये अगर मैंने खाली 1 लाख रुपये लगाया तो कितने सालों के लगाया इसको डिवाइड कर दो उतने से, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है। अब यहाँ पर देखो ये स्क्रैप वैल्यू नहीं है, इस एग्जांपल में क्या दे रखा है, ये स्क्रैप वैल्यू नहीं है, ये तीसरे साल की वैल्यू है। तो मुझे क्या करना है, 1 लाख प्लस 50,000 को प्लस करना है। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, टोटल ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट, जितनी भी मैंने सालों में इन्वेस्टमेंट करी, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, कितने सालों के लिए करा। 5 साल के लिए मैंने पैसा लगाया तो 5 साल के लिए डिवाइड कर दो, जितने साल के लिए मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। ये 0 होता है, इस साल मैंने इन्वेस्टमेंट करी है वो साल नहीं गिनना, उसके छोड़ के जितने साल को लगा। समझ में आ गया एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालने। या तो आप ऐसा कर सकते हो कि टोटल ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, या फिर अगर आपके सामने स्क्रैप वैल्यू गिवन है तो आप ऐसा कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि स्क्रैप वैल्यू अगर गिवन नहीं है या ग्रैप गिवन है और आप ये मेथड लगा सकते, तब भी लगा सकते हो, आप तब भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वो लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर ये गिवन है, स्क्रैप वैल्यू गिवन है। तो क्या करना है, फर्स्ट प्लस सेकेंड लास्ट, फर्स्ट और लास्ट में ये मेथड लगता है डिवाइडेड बाई 2, ये ध्यान रखना। फर्स्ट और लास्ट में ये ना कर देना कि 1 लाख प्लस 50,000 डिवाइड बाई 2, ये ना कर देना। ये मेथड तब लगेगा जब आखिरी वैल्यू गिवन है और पहली वाली गिवन है, तब डिवाइड बाई 2 करना है। ये ध्यान रखना है आपने, आपके सामने ये आपका मेथड है, बस और कुछ नहीं करना। तो हमेशा इस मेथड में क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स होना चाहिए। डेप्रिसिएशन माइनस नहीं है तो माइनस करना है, और माइनस कैसे करना है मैंने को भी बताया था। पहले डेप्रिसिएशन माइनस होता है, उसके बाद टैक्स माइनस होता है। तो अगर ऐसा दे रखा है आपके सामने कि नेट प्रॉफिट दे रखा है आपके सामने, वो कह रखा है कि ये बिफोर डेप्रिसिएशन है, इसका मतलब क्या है, मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, फिर मुझे टैक्स माइनस करना पड़ेगा, जो यहाँ पर प्रॉफिट आएगा, तब जाके मैं ये नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स तक पहुँच सकूँगा, तब मेरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। डेप्रिसिएशन फिर टैक्स माइनस होता है, इस तरीके से आपको करना है। आई होप ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ बेहतरीन तरीके से। अगर आपको अच्छे समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फैला दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप चाहते हो कि और वीडियो देखना है इसकी और आप चाहते हो कि इस क्वेश्चंस की, तो मुझे कमेंट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू।